नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने समिति को पढ़ा था कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब विचारपूर्वक किसी संगठन को बनाते हैं तो हम समिति कह रहे हैं। आज हम संस्था को पढ़ेंगे। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में हम देख पाते हैं। समिति जहाँ व्यक्तियों का समूह है जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, तो संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है। विवाह के पश्चात ही परिवार की स्थापना संभव है, अन्यथा परिवार की स्थापना संभव नहीं है और यह परिवार के इन कार्यों को भी विवाह संस्था के द्वारा ही मान्यता प्राप्त होती है। समाज उसे मान्य मानता है, अन्यथा नहीं मानता है। अब हम लिखेंगे संस्था की परिभाषा। मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। जो मैकाइवर पेज कह रहे हैं अपनी बात, वह क्या कह रहे हैं कि हमारी जो समूह की जो क्रियाएं हैं, उन समूह की क्रियाओं और उस कार्य प्रणाली को जो स्वरूप प्राप्त है वही वास्तव में संस्था कहलाती है। बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। बोगार्डस क्या कह रहे हैं कि हमारे समाज में जब लोगों की ऐसी प्रणालियां, ऐसी नियम व्यवस्था स्थापित की जाती है जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मान्य होता है या उसे स्वीकार समाज के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी संगठन को हम संस्था के नाम से जानते हैं। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। गिलिन और गिलिन भी हमें वही बात समझा रहे हैं कि हमारे सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियम व्यवस्था है, लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि इनमें कुछ स्थायित्व पाया जाता है, यह तुरंत समाप्त नहीं होती हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। समाज जिन्हें स्वीकार कर रहा है, जिन्हें मान्यता दे रहा है, जिसे समाज के अधिकांश लोग पालन कर रहे हैं, वही नियम संस्था के रूप में जाने जाते हैं। संस्था का उद्विकास हम किस प्रकार हो रहा है, इसे हमने यहाँ पर एक तालिका के रूप में समझा है कि यह क्या होता है। इस तालिका के रूप में हम देख रहे हैं कि यह संस्था का विकास किस रूप में हो रहा है। जहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले विचार है, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, उसके बाद वह विचार आदत में बदल जाता है और फिर आदत जब समूह द्वारा पुनरावृत्ति होने लगती है तो वह एक जनरीति में बदल जाती है और जनरीति धीरे धीरे प्रथा समूह की स्वीकृति, जनरीति प्रथा में और प्रथा समूह की स्वीकृति, सामूहिक कल्याण, उपयोगिता और वह रूढ़ी में बदल जाती है। और रूढ़ी जब एक निश्चित संरचना या ढांचे का रूप लेती है तो वही हमारी संस्था कहलाती है। अब हम देखेंगे संस्था की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता जो है वह है गिलिन ने जो निम्नलिखित विशेषताएं बताई, उनमें सबसे पहली विशेषता है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ
अधिक विकसित हो जाती हैं तब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं और यही संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे नियमों व कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है जिसमें विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। फिर इसकी अमूर्त प्रकृति। हमने पहले भी समझा है कि दो रूप होते हैं, मूर्त और अमूर्त। जो हमें दिखाई देता है वह मूर्त है और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वह अमूर्त है। क्योंकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि एक नियमों की और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, इसलिए इसे अमूर्त माना गया है। नेक्स्ट है अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है, धीरे धीरे विकसित होती हैं और इसलिए इनका लंबे समय तक ये टिकी रहती हैं। ये प्राय ऐसा नहीं होता कि आज बनी और कल समाप्त हो गई, इस तरह से नहीं है। और ये कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता जब प्रमाणित कर देते हैं तभी वह संस्था का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। नेक्स्ट है एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं। यद्यपि अलग अलग समाजों में इनमें अंतर पाया जाता है, लेकिन विवाह से संबंधित नियम सभी समाजों में पाए जाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श, मूल्य तथा कार्य प्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम, वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, प्रसाद, जाप, मंत्र आदि जो होते हैं वह विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व हैं। नेक्स्ट है प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के रूप में क्रॉस चर्च का, ओम आर्य समाज का प्रतीक है। फिर है परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित और कुछ अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है और यह परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी योग देती हैं। इस तरह से हमने संस्था की विभिन्न विशेषताएं देखी कि किस तरह से संस्था में कई प्रतीक, परंपराएं और यह अमूर्त रूप में हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।